नमस्कार दोस्तों, 3 दिसंबर साल 1971 पाकिस्तान अचानक हमला कर देता है और ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा इंडिया की कई एयरफील्ड्स पर बम गिराए जाते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स टोटल 11 एयरफील्ड्स पर हमला करती है ताकि इंडियन फाइटर जेट टेक ऑफ ना कर सके। उसी शाम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रेडियो पर एक मैसेज जारी करती हैं देश की जनता के बीच और कहती है कि इंडिया के खिलाफ एक जंग छेड़ दी गई है। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। इंडियन एयरफोर्स जवाबी कार्रवाई करती है, एक ऐसी वॉर जिसके अंत में एक नए देश का जन्म होता है, बांग्लादेश। क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की आवाम जोरों से अपने लिए एक अलग देश बनाने के लिए आंदोलन कर रही थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढा रहा था। मर्दों को मारा काटा जा रहा था और औरतों पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे। ऐसे में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग ईस्ट पाकिस्तान से भागकर भारत में शरण ले रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सोचती हैं कि आर्मी का इस्तेमाल करके इस वॉर में शामिल होते हैं और इन लोगों को बचाना ज्यादा इकोनॉमिकली फिजिबल होगा एज कम्पेयर टू इन 10 मिलियन रिफ्यूजी की हम सहायता करने की कोशिश करें तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे। ऐसे में हमें देखने को मिलता है कि अमेरिका सहित आधी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी हो जाती है। उस समय यूएसएसआर ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने भारत के लिए आधी दुनिया से दुश्मनी ले ली थी। भारत पाकिस्तान वॉर के बीच एक समय ऐसा भी आया जब चाइना, ब्रिटेन और अमेरिका एक साथ भारत के खिलाफ खड़े हो गए थे। अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपना टास्क फोर्स 74 मैदान में उतार दिया था, जिसे 7th फ्लीट भी कहा जाता था। ऐसे में रसिया ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने न सिर्फ अमेरिका को युद्ध में शामिल होने से रोका बल्कि चीन को भी भारत के खिलाफ शामिल होने नहीं दिया। लेकिन क्या कारण था? आखिर क्यों बांग्लादेश आजादी चाहता था पाकिस्तान से? यूएसएसआर और अमेरिका का क्या रोल आता है इस पूरी कहानी में? यह समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो। People of Bangladesh, their independence. এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज सागर। बात शुरू करने से पहले सीधा चलते हैं साल 1947, जब पाकिस्तान धर्म का नाम लेकर भारत से तो अलग हो गया, लेकिन अपने देश के अंदर 2 अलग अलग आइडियोलॉजी के बीच टकराव रोक नहीं पाया। रिजल्ट यह हुआ कि पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। समय में आगे चले तो साल 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस पूरे एरिया को टेक ओवर कर लेती है, जिसके बाद साल 1947 तक ब्रिटिश रूल रहता है और फिर हमें देखने को मिलता है पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान का। As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, carrying their few possessions, 1 million people become refugees. साल 1947 में ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन में लाहौर रेजुलेशन बनाया जाता है, जिसमें डिमांड उठाई जाती है कि मुसलमानों के लिए एक अलग सेपरेट स्टेट बनाया जाएगा। इनका डर यह था कि अगर एक ही देश बना रहेगा तो मुस्लिम माइनॉरिटी बन जाएंगे और डर में जिएंगे। पार्टीशन करते वक्त रिलीजियस लाइन पर बॉर्डर बनाने का मतलब यह था कि जो सोशल, कमर्शियल और कल्चरल संबंध थे लोगों के बीच, उन्हें नजरअंदाज करना पड़ता। यानी बड़ी बड़ी स्टेट्स जहाँ पर कॉमन कल्चर स्थित भाषाएं एक बोली जाती थी, उन्हें भी बांटा गया पार्टीशन की वजह से, बस इसीलिए कि क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों को डिवाइड करना है। इसके 2 सबसे बड़े एग्जाम्पल है पंजाब और बंगाल। पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गया और कुछ हिस्सा इंडिया में रहा। सेम विथ बंगाल, कुछ हिस्सा इंडिया में रहा और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में। लेकिन बांटने का मतलब यह नहीं था कि इनकी कल्चर अलग अलग हो जाएंगे। जो 2 हिस्सों में बांटा गया, वहाँ के लोग सेम भाषा में बात करते थे, सेम कल्चर और सेम ट्रेडिशन को भी फॉलो करते थे। बंगाल में जो मुस्लिम पाकिस्तान के फेवर में थे, उनकी उम्मीद यह थी कि एक नया मुस्लिम देश बनने से उन्हें एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, उनकी फाइनेंशियल और सोशल कंडीशन इंप्रूव होंगी। इनमें कई ऐसे लोग थे जो इन्फीरियर फील करते थे हिंदू लैंडस्लॉर्ड के लिए, क्योंकि ये उनके लिए काम क्या करते थे। वह पाकिस्तान की सरकार की तरफ देख रहे थे अपने फंडामेंटल राइट्स पाने के लिए। जब बंटवारा किया गया तो बहुत से परिवार और बहुत से लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं पार्टीशन की वजह से। एक भारी माइग्रेशन देखने को मिलता है, जिसमें कई मुस्लिम पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट हुए और कई हिंदू पाकिस्तान से इंडिया आए। इसी बीच बहुत से दंगे हुए, मॉब वायलेंस हुए, कुछ 2 से 20 लाख डेथ्स का एस्टिमेट किया जाता है। शुरुआत में पूरे बंगाल ने पार्टीशन के खिलाफ वोट किया था, लेकिन इस बंगाल में ही वेस्ट बंगाल का जो रीजन था, वहाँ रहने वाले लोग पार्टीशन चाहते थे और इंडिया को ज्वाइन करना चाहते
चाहते थे। दूसरी तरफ जो ईस्ट बंगाल वाला रीजन था वो पार्टीशन नहीं चाहते थे, लेकिन अगर कोई पार्टीशन हो तो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे। जब पार्टीशन हुआ तो वेस्ट बंगाल इंडिया का हिस्सा बना और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का। पाकिस्तान के देश को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसके बीच दूरी 1500 किलोमीटर की थी और बीच में इंडियन टेरिटरी। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान जब नया देश बना उसमें जो मेजोरिटी एथनिक ग्रुप था वो एक बंगाली ग्रुप था। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली थी, बाकी वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी, पख्तून, सिंध और बलोचिस थे। अब बंगाली की पॉपुलेशन ज्यादा थी ईस्ट पाकिस्तान में, लेकिन जो पावरफुल पोजीशन थी जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और पॉलिटिक्स वो ज्यादातर वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के हाथ में थी। 1947 से लेकर 1971 के बीच में पाकिस्तान में कई फेजेस देखने को मिले जहाँ पर मिलिट्री का रूल चल रहा था। इसका मतलब यह था कि जो पॉलिटिकल पार्टी डिजर्व करती थी पावर में होना, उनसे पावर छीनी जा रही थी। कहा जाए कि ईस्ट बंगाल में रहने वाले लोगों को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट होने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा ज्यादातर पैसा जो देश खर्च कर रहा था वह वेस्ट पाकिस्तान में खर्च किया जा रहा था। 70% नेशनल बजट वेस्ट पाकिस्तान पे स्पेंड किया जा रहा था और जो 62% जो रेवेन्यू आ रहा था सरकार के पास वह ईस्ट पाकिस्तान से आने लग रहा था। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था वो पाकिस्तान में ज्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिल रहा था। सच्चाई तो यह है कि इस बंटवारे की नींव तो उसी वक्त पड़ गई थी जब आजादी के बाद जिन्ना ने अपनी स्पीच में ये कहा था कि पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा सिर्फ उर्दू ही रहेगी। Let me make it very clear to you. Leave no doubt that state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. दिक्कत की बात तो यह थी कि ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर आबादी बांग्ला भाषा की थी। ऐसे में उर्दू के राष्ट्रीय भाषा बनने से ईस्ट पाकिस्तान के लोग खुश नहीं थे। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के कंपैरिजन में इकोनॉमिकली ज्यादा संपन्न था। यहाँ बांग्ला बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक थी, वहीं पाकिस्तान में ज्यादातर उर्दू बोली जाती थी और यहाँ के लोगों की मेंटलिटी भी अलग थी। यह खुद को सुपीरियर मानते थे और बात बात पर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ भेदभाव करते थे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की पॉलिसी और मिलिट्री का पावर भी इन्हीं वेस्टर्न पाकिस्तानियों के हाथ में था। इसके बाद 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में चुनाव हुआ। ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग पहली बार 313 में से 167 वोट पाकर चुनाव जीत गई। पार्टी की ओर से मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनने की तैयारी हो रही थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान को यह बात अच्छी नहीं लगी। पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन और वेस्ट पाकिस्तानी लीडर सब ने एक साथ मिलकर इलेक्शन को ही कैंसिल कर दिया। चुनाव जीत जाने के बाद भी मुजीबुर रहमान को कुर्सी नहीं मिली। जो डिस्क्रिमिनेशन ईस्ट पाकिस्तान सालों से देख रहा था, इलेक्शन कैंसिल होने के बाद उसे देख भी लिया। ईस्ट पाकिस्तान के लोग इस भेदभाव को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर दी और अपने लिए एक इंडिपेंडेंट देश बांग्लादेश की मांग करी। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম स्वाधीनतार संग्राम। फिर पाकिस्तान का जुल्म शुरू हुआ। 30 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ, लाखों औरतों की आबरू लूटी गई। स्कूल, हॉस्पिटल, हर तरफ पाकिस्तान की सेना ने निर्दोषों पर लाठियां और गोलियां बरसा रही थी। लाखों की संख्या में लोग पाकिस्तान से भागकर भारत में प्रवेश करने लग रहे थे। भारत जिसके अभी बंटवारे के घाव भरे भी नहीं थे, लाखों की संख्या में आ रहे रिफ्यूजी इसका बोझ कैसे झेल पाते। बॉर्डर के अंदर बढ़ते रिफ्यूजी, उनकी सिचुएशन देखकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस बात को इंटरनेशनल लेवल पर उठाने की कोशिश की। बार बार अपनी परेशानी समझाने के बाद भी अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन भारत की मजबूरी समझने को तैयार नहीं थे। इधर पाकिस्तान के अंदर वायलेंस लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में होने वाले जुल्मों की जिम्मेदारी लेने की बजाय पूरी दुनिया से अपनी सच्चाई छुपाने में लगा हुआ था। 10 और 13 मार्च 1971 के बीच में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया जाता है और उन्हें अर्जेंटली कहा जाता है कि वह ढाका की तरफ फ्लाई करे। कुछ सरकारी पैसेंजर्स को हवाई जहाज से ले जाया जा रहा था। कौन थे ये लोग? यह थी पाकिस्तानी सोल्जर्स जिन्होंने सिविलियन ड्रेस पहन रखी थी एक ऑपरेशन चलाने के लिए। ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्टर्स अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। जो बंगाली नेशनलिस्ट थे, उन्होंने अपनी खुद की एक आर्मी बना ली। इसे मुक्ति वाहिनी कहा जा रहा था, मतलब द फोर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। मुक्ति वाहिनी गोरिल्ला ऑपरेशन कंडक्ट करती है वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जो ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ पर इंडियन आर्मी का भी कंट्रीब्यूशन आता है, क्योंकि इंडियन आर्मी मुक्ति वाहिनी की फोर्सेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है गुरिल्ला वॉरफेयर में। इसके रिस्पॉन्स में वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के सेंट्रल में कमेटी बनाता है शांति सीमा वाहिनी की। बड़ा ही आइकॉनिक नाम है, क्योंकि शांति वाहिनी ढेर सारे वॉर क्राइम करती है। हजारों सिविलियन को मारा जाता है, औरतों पर तरह तरह के अत्याचार होते हैं और स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल जो लोग थे उन्हें टारगेट करके मारा जा रहा था। टीचर और सोशल एक्टिविस्ट, इन्हें बुद्धिजीवी बुलाया जाता था। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरह से सत्यानाश
सत्यानाश हो चुका था। ईस्ट पाकिस्तान के बंगालीज ने सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बंद कर दी थी जो भी पाकिस्तान से आ रही थी। 24 मार्च 1971 वेस्ट पाकिस्तान की सरकार एक भयानक जेनोसाइड प्लान रेडी करती है, ऑपरेशन सर्चलाइट। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी पॉपुलर लोग बांग्लादेश की आजादी की मांग कर रहे थे उन्हें पकड़ पकड़ के मार डालो। 25 मार्च की रात को हजारों पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप ढाका में मार्च करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन इस अरेस्ट से पहले शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अब से हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अब से हम बांग्लादेश हैं, बंगालीज का देश। इस डिक्लेरेशन को एक ट्रांसमीटर के द्वारा किया गया। ट्रांसमिशन को होने में कुछ घंटे का समय लगा, वो मिडनाइट क्रॉस हो चुकी थी। तो इसी रीजन से 26 मार्च को बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है। 26 मार्च 1971 मेजर जियाउर रहमान इस डिक्लेरेशन को पब्लिक के सामने पढ़ते हैं और अनाउंस करते हैं कि बांग्लादेश अब एक आजाद देश है। इसी रात ढाका यूनिवर्सिटी में 2 स्टूडेंट डॉर्मेटरीज पर हमला कर दिया जाता है और एक रात के ही अंदर 7000 स्टूडेंट मारे जाते हैं। पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा इस ऑपरेशन सर्चलाइट में 30,000 से भी ज्यादा बंगालियों का कत्लेआम किया जाता है। एक हफ्ते के अंदर आधे लोग जो ढाका शहर में रह रहे थे वह शहर छोड़कर भाग जाते हैं। सारे फॉरेन जर्नलिस्ट को डिपोर्ट कर दिया जाता है और रेडियो को भी शट डाउन कर दिया जाता है। एक मिलिट्री अपॉइंटेड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंथनी मास्करन हास यूनाइटेड किंगडम भाग जाते हैं और 13 जून 1971 जो उन्होंने देखा था उसे एक आर्टिकल में पब्लिश करते हैं द संडे टाइम्स में। इस आर्टिकल के जरिए पहली बार बाकी दुनिया को पता चलता है कि बांग्लादेश में एक्चुअली होने क्या लग रहा है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद इस आर्टिकल को पढ़ती हैं और इससे मोटिवेट होती हैं कुछ एक्शन लेने के लिए। इस क्रैकडाउन के बाद अवामी लीग के कई पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया आ जाते हैं सेफ्टी के लिए। 10 अप्रैल 1971 द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट फॉर्म होती है एक्साइल कोलकाता में। इसी दिन शेख मुजीबुर रहमान को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है और तजाउद्दीन अहमद को प्राइम मिनिस्टर। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। इंडिया 1971 की जो ऑटम थी उस एक सीजन में 10 मिलियन से ज्यादा रिफ्यूजी बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया भागते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहाँ पर सोचती है कि मिलिट्री का इस्तेमाल करके इस वॉर में हिस्सा लेकर इन लोगों को बचाना ज्यादा इकोनॉमिकली फिजिबल होगा एज कम्पेयर टू इन 10 मिलियन रेफ्यूजी की अगर हम सहायता करें तो हमारे पास इतने रुपए नहीं होंगे। 28 अप्रैल 1971 इंदिरा गांधी जनरल सेम मानेकशॉ को कहती है कि वह जंग की तैयारी करे। ईस्ट पाकिस्तान में एंट्री करने के लिए जनरल सेम मानेकशॉ कॉन्फिडेंट नहीं होते कि इतने कम टाइम में इंडिया प्रिपेयर्ड हो सकता है और इस जंग को जीत सकता है, तो वो शुरू में इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और रिजाइन करने के लिए कहते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी अपना कॉन्फिडेंस उन पर बनाए रखती हैं और उन्हें पूरी आजादी देती है कि जब उन्हें ठीक लगे तब ये ऑपरेशन किया जाए। उनके काम की शुरुआत होती है मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से। जुलाई 1971 तक आते आते इंदिरा गांधी ने ईस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान बुलाना बंद कर दिया था, अब वो इसे बांग्लादेश कहती हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिला। अब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पर जुल्म ढाने के साथ साथ इंडिया पर भी अटैक करने का प्लान तैयार कर लिया। इस प्लान के हिसाब से 3 दिसंबर को पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के 11 एयरफील्ड्स पर बमबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान को डर था कि इंडिया किसी भी वक्त मिलिट्री का इस्तेमाल करके इस वॉर में इंटरफेयर कर सकता है और बांग्लादेश को आजाद करने में मदद कर सकता है। तो वो सोचते हैं कि क्यों न हम ही पहले उन पर हमला कर दे। लेकिन ये स्ट्रेटजी किसी काम की नहीं होती, बल्कि उल्टे भारतीय सैनिक अधिक क्रोध से भर जाते हैं और पाकिस्तान को युद्ध का जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जवाब में भारत ने अपनी तरफ से 4 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। इंडिया की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी थी और मिलिट्री पावर थी वह कहीं ज्यादा बेहतर होती है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। इंडिया का रिस्पॉन्स था कि वेस्ट पाकिस्तान में डिफेंसिव मिलिट्री स्ट्रेटजी चले और ईस्ट पाकिस्तान में कोऑर्डिनेट ऑफेंसिव थ्रस्ट हो, यानी कि सोल्जर्स को ग्राउंड पर भेजा जाए। इंडिया वॉर में एंट्री करते ही पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन को अपील करता है कि इंडिया को सीज फायर करने के लिए फोर्स किया जाए। अमेरिका जो पहले से ही पाकिस्तान की तरफदारी कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के लिए कोल्ड वॉर में साउथ एशिया में हॉट सीट था, जिसे अमेरिका हर हाल में सपोर्ट करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़े। यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल 4 दिसंबर 1971 को असेंबल करता है। बड़ी लंबी चर्चा चलती है। उस वक्त यूएसए पाकिस्तान के फेवर में ज्यादा था और सोवियत यूनियन इंडिया के फेवर में ज्यादा, क्योंकि हमारे देश के रिश्ते सोवियत यूनियन के साथ हमेशा ही अच्छे रहे थे। तो यूएस, चाइना और यूके सपोर्ट करते हैं कि इंडिया इमीडिएटली सीज फायर कर दे और अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर ले। लेकिन भारत के इरादे साफ थे। ईस्ट पाकिस्तान के साथ हुए अन्याय ने इंदिरा गांधी को अंदर से झकझोर कर रख दिया था और उन्होंने ईस्टर्न पाकिस्तान को फ्रीडम दिलाने का निर्णय ले लिया। जनरल मानेकशॉ और जगजीत सिंह अरोड़ा की लीडरशिप में
इंडियन मिलिट्री पाकिस्तान की सीमा में बढ़ती चली गई और हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान की सरजमी को हिलाकर रख दिया। मन ही मन में पाकिस्तानी आर्मी उस दिन को कोस रही थी जब उन्होंने भारतीय शेरों से उलझने को सोचा था। पाकिस्तान का यह हाल देखकर अमेरिका बौखला उठा। अमेरिका को लगने लगा कि भारत कहीं वेस्ट पाकिस्तान को भी कैप्चर ना कर ले, इसलिए वॉर के बीच भारत के सभी दुश्मन देश एक साथ मिलकर पाकिस्तान की मदद के लिए आ गए। अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करने लगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इंडियन एम्बेसडर एलके झा को बुलाकर अपनी तरफ करने की कोशिश की और एक साथ भारत यूएसए के अच्छे संबंधों को आगे बढ़ाने की बात की। लेकिन इन बातों से यूएसए का मतलब साफ था कि अगर पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ तो यूएसए भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। निक्सन ने यह भी कहा था कि अगर यूएसएसआर के साथ भारत की ट्रीटी है तो अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। एक तरफ भारत की मिलिट्री पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, उसी समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी जनसभा में भाषण दे रही थी। उन्होंने खुलेआम कहा था कि कुछ बाहरी ताकतें हमारे देश को धमकाने का काम कर रही हैं, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम आज सारी दुनिया में जो दबे हैं, सारी दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। दरअसल पाकिस्तान की तबाही से अमेरिका खींच उठा था। 9 दिसंबर को अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में चीन को रिप्रेजेंट कर रहे हुआंग को मीटिंग के लिए इन्वाइट किया। मीटिंग में हेनरी किसिंजर, जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के एडवाइजर थे, उन्होंने हुआंग को पाकिस्तान की दुर्दशा का बखान किया और कहा कि अब जरूरत है चीन को पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे आए, भारत के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करे। इसके बाद अगर यूएसएसआर चाइना के खिलाफ कोई कदम उठाएगा तो यूएसए चाइना को प्रोटेक्ट करेगा। हुआंग जो अमेरिका की इस राजनीति को समझ गए, उन्होंने इस वॉर में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने की बात की, लेकिन किसी प्रकार की लड़ाई में शामिल होने से मना कर दिया। बौखलाए अमेरिका ने ईस्टर्न पाकिस्तान से अमेरिकी नागरिक को निकालने के बहाने टास्क फोर्स 74 को वियतनाम से बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया। यूएसएस एंटरप्राइज उन दिनों विश्व का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 70 फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स थे। इसके अलावा इसके साथ गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस किंग और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस डिक्टेटर था। भारत के पास उस समय एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत था, जिसकी तुलना में अमेरिका का 7th फ्लीट बेड़ा काफी बड़ा और पावरफुल था। वॉर शुरू होने से 4 महीने पहले 9 अगस्त 1971 को इंडिया ने रशिया के साथ इंडियन सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ कोऑपरेशन 1971 पर सिग्नेचर कर लिया था। इसमें एक ऐसा नियम था, जब भी भारत पर कोई फॉरेन पावर अटैक करेगा तब यूएसएसआर को भारत की रक्षा करने के लिए आगे आना पड़ेगा। सोवियत इंटेलिजेंस ने यह बात पता कर ली कि ब्रिटिश और अमेरिकन ने मिलकर भारत को बे ऑफ बंगाल में घेरने की प्लानिंग कर रखी है। इसके लिए ब्रिटेन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर HMS ईगल के साथ हजारों टन बम डिस्ट्रॉयर्स लेकर वेस्ट साइड से भारत को घेरने की कोशिश करने लगा। वहीं अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश की तरफ से भारत को उलझाने के लिए निकल पड़ा। इसके बाद सोवियत गवर्नमेंट भारत की मदद करने के लिए तुरंत जुट जाती है। और वहीं दूसरी ओर 10 दिसंबर को इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथ अमेरिकन प्रेसिडेंट का वह मैसेज हाथ लगा, जिसे उन्होंने अपने सेक्रेटरी किसिंजर के लिए भेजा था। इसमें लिखा हुआ था कि उनका 75,000 टन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा कुछ और बातें भी सामने आई, इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा था कि जब तक भारतीय सैनिक पूरा पाकिस्तान छोड़कर वापस नहीं चले जाएंगे तब तक वह सिर्फ आगे ही बढ़ता रहेगा। अब अमेरिका की मंशा भी साफ हो गई थी। इसके तुरंत बाद इंडिया ने सिक्योरिटी ट्रीटी के तहत मॉस्को से मदद मांगी। 12 दिसंबर तक आते आते इंडियन पाकिस्तान के बीच वॉर में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी हार को अपने सामने देख रहा था। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो जल्दी से न्यूयॉर्क जाते हैं अमेरिका के साथ डिस्कस करने के लिए और किस तरीके से यहाँ पर एक सीज फायर का केस बनाया जा सके। 4 दिन लग जाते हैं इस प्रपोजल को फाइनल करने में, लेकिन तब तक ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री ऑलरेडी सरेंडर कर चुकी होती है, क्योंकि इन 4 दिनों के अंदर यानी कि 13 दिसंबर को यूएसएसआर के एडमिरल व्लादिमीर क्रुगलियार की कमांड में एक 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप के अंदर न्यूक्लियर शिप भेजी गई। यूएसएसआर ने 2 टास्क फोर्स तैनात किए, जिसमें कुल मिलाकर क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स और न्यूक्लियर सबमरीन और सपोर्ट वेसल भेजी। दरअसल यूएसएसआर अमेरिका को अपनी सेना का दम दिखाना चाहता था। भारत यूएसएसआर के बीच हुई ट्रीटी की वजह से यूएसएसआर ने चीन को भी इस वॉर में भारत के खिलाफ नहीं बोलने दिया। ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर भारत को 2 तरफ से घेरकर ईस्ट पाकिस्तान को अलग करने से रोकना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ इस 2 तरफा खतरे का मुकाबला करने के लिए
इन्हें इंडियन कोस्टल लाइंस के करीब जाने से रोकने के लिए यूएसएसआर अब पूरी तरह तैयार हो गया था। इसी दौरान मॉस्को ने अपने वॉरशिप्स को अमेरिका और ब्रिटेन को इंडिया वॉर जोन के करीब जाने से रोकने का आदेश दिया। अमेरिकन को धोखा देने के लिए यूएसएसआर ने एक गजब की रणनीति अपनाई। उन्होंने प्लान किया कि अमेरिकन सामने आए तो सारी सबमरीन को सी लेवल पर उठा लिया जाए, जिससे कि अमेरिकन फ्लीट को यह लगे कि वह चारों तरफ से यूएसएसआर की सबमरीन से घिरे हुए हैं। ऐसा यह दिखाने के लिए किया गया था कि ये हिंद महासागर में यूएसएसआर ने कई सारे सबमरीन और डिस्ट्रॉयर्स लगा रखे हैं, जिससे कि अमेरिकन धोखा खा जाएं और इंडिया पर किसी तरह का अटैक नहीं करें। और ये प्लान यूएसएसआर के लिए काम भी किया। थोड़ी देर में यूएसएसआर के कमांडर ने 7th फ्लीट के कमांडर का मैसेज इंटरसेप्ट किया, जिसमें ब्रिटिश वॉरशिप इंचार्ज एडमिरल गॉर्डन अमेरिकन 7th फ्लीट के कैप्टन से कह रहे थे कि सर, हमने काफी देर कर दी है। यहाँ समुद्र में पहले से यूएसएसआर बड़ी भारी मात्रा में सबमरीन के साथ पहले से ही आ चुका है। मैसेज मिलने के बाद इंडिया के इलाके में एंटर करने से पहले ही रुक गई और श्रीलंका की तरफ से निकल गई। और वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सबमरीन ने भी मेडागास्कर का रुख कर लिया और इस तरह से यूएसआर की सूझबूझ ने आईएनएस विक्रांत का काम आसान कर दिया। वहीं दूसरी ओर भारत की सेना का पराक्रम भी पूरे जोर शोर से था। भारत की सेना ने ढाका को तीनों तरफ से घेर लिया था। ढाका में गवर्नर हाउस के अंदर पाकिस्तान के आला अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी। भारत की सेना गवर्नर हाउस तक जा पहुंची। हमले से घबराकर पाकिस्तानी आर्मी जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी ने भारत को युद्ध विराम का संदेश भिजवाया, लेकिन भारत के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने यह कहकर मना कर दिया कि अब कोई युद्ध विराम नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तान को सरेंडर करना होगा। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान के जनरल ने सरेंडर कर दिया। यह वॉर खत्म हो जाती है। जुल्फिकार अली भुट्टो फ्रस्ट्रेशन में आकर यूनाइटेड नेशन में अपनी स्पीच रोककर काउंसिल छोड़कर चले जाते हैं। यह वीडियो उनका आप भी देख सकते हैं। Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. इसी दिन 16 दिसंबर 1971 हिस्टोरिकल सरेंडर साइन किया जाता है, जिसमें 93,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी ट्रूप सरेंडर करते हैं इंडियन फोर्सेस और बांग्लादेश लिबरेशन फोर्सेस के साथ। ये दुनिया का लार्जेस्ट सरेंडर था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और फिर इंदिरा गांधी की डिक्लेरेशन आई, ढाका स्वतंत्र है। इसके साथ वॉर समाप्त हुआ। लेकिन एक सवाल हर इंडियन के मन में जरूर उठता है कि आखिर अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपना टास्क फोर्स क्यों उतार दिया था। दरअसल इंडिया ने यूएसएसआर से बढ़ती हुई नजदीकियां अमेरिका को खल रही थी। ये वो दौर था जब यूएसएसआर अपने पांव बड़े कर रहा था और यह बात सुपर पावर अमेरिका को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। भारत पाकिस्तान वॉर में एक तरफ जहां अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, वहीं यूएसएसआर भारत के लिए एकमात्र सहारा बना हुआ था। दोस्तों, तुमने ये वीडियो लास्ट तक देखी, मैं आपका तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ और अपना भरोसा आपने मेरे पर बनाए रखा। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे और ऐसी और वीडियो।